आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा गणित शिक्षण शास्त्र के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर रहेगा। ये प्रश्न जो कि सी टेट, यूपी टेट, रीट और एस टेट में पूछे गए। और जो भी पुराने शिक्षक है, जो भी टेट एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं, वो ये वीडियो अवश्य और एक बार ज़रूर देखें। तो करते हैं शुरू। खंड 1, गणित की प्रकृति और तार्किकता। तो सबसे पहला क्वेश्चन, गणित की प्रकृति कैसी होती है? पहला ऑप्शन अलंकारिक, दूसरा ऑप्शन तार्किक, तीसरा ऑप्शन कठिन और चौथा है समान। तो इसका राइट आंसर रहेगा तार्किक, क्योंकि गणित में हम तर्क करते, सोचते, समझते, चीज़ों को विचार करते, इसलिए गणित की प्रकृति कैसी रहती है? तार्किक। प्रश्न क्रमांक दूसरा, गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी है, ये कथन किसका है? पहला ऑप्शन रोजर ब्रेकन, दूसरा ऑप्शन हैमिल्टन, तीसरा ऑप्शन प्लेटो, चौथा ऑप्शन बर्ट्रैंड रसल। तो इसका राइट आंसर है रोजर ब्रेकन। कैसे याद करेंगे? जो भी द्वार रहते सड़क पर, सब पे हम रोज़ गुजरते और ब्रेकर लगा होता है, तो रोज से बना रोजर और ब्रेक से बना ब्रेकन, ऐसे हम याद कर सकते हैं इसको। तो इसका आंसर आएगा रोजर ब्रेकन। ये ट्रिक थी। प्रश्न क्रमांक तीसरा, गणित में अमूर्त विचारों को किस रूप में बदला जाता है? मूर्त रूप में, सांकेतिक रूप में, सी ऑप्शन ए और बी दोनों, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन सी रहेगा, ए और बी दोनों। प्रश्न क्रमांक चौथा, गणित की भाषा का मुख्य गुण क्या है? शुद्धता है, दूसरा ऑप्शन यथार्थता है, तीसरा ऑप्शन सक्षमता है और चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आएगा उपयुक्त सभी। प्रश्न क्रमांक पाँचवा, बच्चों में तार्किक सोच विकसित करने के लिए गणित शिक्षण में क्या आवश्यक है? सूत्रों को रटवाना, दूसरा समस्या समाधान और खोज विधि, तीसरा अत्यधिक कार्य पुस्तिका देना और चौथा है केवल ब्लैक बोर्ड से नकल कराना। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो समस्या समाधान और खोज विधि रहेगा। आप चाहो तो इसका आंसर ऐसे भी गेस कर सकते हो। देखो, सूत्रों को रटवाना यानी नेगेटिव वर्ड, ये हो नहीं सकता है। अत्यधिक कार्य पुस्तिका देना, ये भी नहीं हो सकता है। और केवल वाला, जहाँ पर भी ब्लैक केवल वाला ऑप्शन हो, नकल करना हो, ये सब आंसर हो ही नहीं सकते। इसलिए इसका सिर्फ एक ही आंसर बनता है, समस्या समाधान और खोज विधि। प्रश्न क्रमांक छठा, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण, ये किसने कहा? होंगवेन, दूसरा ऑप्शन लॉक, तीसरा ऑप्शन डटन, चौथा ऑप्शन बेकन। तो इसका राइट आंसर है होंगवेन। होंगवेन ने कहा। अब इसको याद कैसे करेंगे? आपको पता है जितने भी दर्पण रहते वो कहाँ पर लगे रहते? वेन में। तो अपन ऐसे इसको गेस कर सकते हैं, हांग वेन, यानी कि किसने कहा भैया? होंगवेन ने कहा। ये तो ऐसे इसको आप याद कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 7वां, प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? पहला ऑप्शन सांस्कृतिक, दूसरा ऑप्शन सामाजिक, तीसरा ऑप्शन मानसिक और व्यवहारिक और चौथा ऑप्शन है धार्मिक। तो इसका राइट आंसर आएगा मानसिक और ऑब्लिक व्यवहारिक। यानी कि हम जो गणित में जो प्राइमरी स्तर पर बच्चों को हम मानसिक विकास करते हैं, उनके व्यवहार में गणित को परिवर्तन करते हैं, दैनिक जीवन में गणित का उपयोग करते हैं। प्रश्न क्रमांक 8वां, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला विकल्प बच्चों की तार्किक क्षमता का विकास करना, दूसरा विकल्प ज्यामिति के प्रमेय को प्रमाण देना, तीसरा विकल्प बच्चों को संख्याएं सिखाना और चौथा विकल्प केवल गणना की क्षमता बढ़ाना। तो इसका राइट आंसर आएगा बच्चों की तार्किक क्षमता का विकास करना। अब इसमें नेगेटिव वर्ड कौन से? जैसे प्रमाण देना नेगेटिव वर्ड है, बच्चों को संख्याएं सिखाना ये भी नेगेटिव वर्ड है। केवल वाले ऑप्शन तो वैसे ही कट हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न क्रमांक 9, एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली गणित उस स्थिति में नहीं होता है जहाँ पर नहीं वाला आया। अब देखते नहीं वाला क्या? गणित का आनंद लेने के लिए सिखाते हैं, दूसरा गणित को अपने दैनिक जीवन के हिस्से के रूप में देखते हैं, तीसरा सूत्र और एल्गोरिदम को रटाते और चौथा अर्थपूर्ण समस्या को उठाते और हल करते। अब देखना यहाँ पर नहीं है, यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो नकारात्मक हो, वही इसका आंसर रहेगा।
इसका राइट आंसर रहेगा सूत्रों और एल्गोरिथम को रटाते, यानी कि रटाना जो है नेगेटिव वर्ड है और नहीं का पूछा इसलिए ये आंसर होगा और बाकी सारे पॉजिटिव वर्ड है। प्रश्न क्रमांक 10वां, गणित सोच की विशेषता क्या नहीं है? नहीं, इस पर ही ध्यान देना है अपने को। पहला विकल्प शुद्धता, दूसरा पक्षपात पूर्ण दृष्टिकोण, तीसरा तार्किकता और चौथा रहेगा वस्तुनिष्ठता। तो इसका राइट आंसर रहेगा पक्षपात पूर्ण दृष्टिकोण, यानी कि ये एक नेगेटिव वर्ड है और यहाँ पर नहीं वाला था, तो ये आंसर रहेगा। प्रश्न क्रमांक 11वां, गणित में आमूर्तीकरण का अर्थ क्या होता है? पहला, भौतिक वस्तु को बिना प्रत्ययों को समझना, चित्रों को देखकर रटाना, समस्या को केवल लिखना और गणना भूल जाना। तो इसका राइट आंसर आएगा भौतिक वस्तु को बिना प्रत्यय को समझाना, यानी कि आप रटना नेगेटिव वर्ड ये हो नहीं सकता है, उसके बाद केवल वाला भी नहीं हो सकता और भूल जाना भी नहीं हो सकता है, तीनों नेगेटिव वर्ड है, इसलिए अपना आंसर पॉजिटिव से ऑप्शन ए ही आएगा। प्रश्न क्रमांक 12वां, गणित की पाठ्य पुस्तक में सामग्री का विकास कैसे क्रम में होना चाहिए? पहला, तार्किक क्रम में, दूसरा अभ्यास के क्रम में, तीसरा समस्याओं के क्रम में और चौथा आधुनिक क्रम में। तो इसका राइट आंसर आएगा तार्किक क्रम में, क्योंकि गणित में हम तर्क करते, विचार करते हैं। प्रश्न क्रमांक 13वां, नेपियर बॉन्स का उपयोग किस लिए करते हैं? पहला विकल्प जोड़ के लिए, दूसरा गुणा, तीसरा भिन्न और चौथा रहेगा कोण मापना। इसका राइट आंसर आएगा गुणा के लिए हम नेपियर बॉन्स का उपयोग करते हैं। प्रश्न क्रमांक 14, ज्यामिति विचारों के विकास के लिए वेन हीले के कितने स्तर है? पहला विकल्प 3, दूसरा 4 और चौथा 5 और छठा है 6। तो इसका राइट आंसर रहेगा 5। आप चाहो तो इसमें ऐसे भी कर सकते हो इसको याद, ज्यामिति जो लिखा है उसमें कितने वो अक्षर है? 5। तो इसका राइट आंसर ऐसे भी आप गेस कर सकते हो। और ज्यामिति विचारों का विकास किसने किया? वेन हीले ने किया है। और कितने स्तर है? 5 स्तर। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4। प्रश्न क्रमांक 15, वेन हीले के अनुसार दृश्यीकरण का कौन सा स्तर है? विजुअलाइजेशंस, यानी कि स्तर 0, स्तर 1, तीसरा स्तर 2 और चौथा स्तर 3। तो इसका राइट आंसर आएगा स्तर 0। स्तर 0 में हम सिर्फ संख्याओं को महसूस करते हैं, उनको देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 16, गणित में परिकल्पना का क्या अर्थ है? पहला विकल्प, एक अंतिम या संभावित मानकर चला गया कथन, एक सिद्ध नियम, सी ऑप्शन एक सार्वभौमिक सत्य और चौथा गणना की त्रुटि। तो इसका राइट आंसर रहेगा एक अनंतिम या संभावित मानकर चला गया कथन। संख्याओं के बीच खोजने की प्रक्रिया गणित के किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? पहला विकल्प पैटर्न और गणित, दूसरा केवल ज्यामिति, तीसरा सांख्यिकी और चौथा है क्षेत्रमिति। तो इसका राइट आंसर आएगा पैटर्न और बीजगणित। गणित पहेलियाँ किसमें मदद करती है? पहला, कक्षा के मेधावी छात्रों की पहचान करने में, दूसरा समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देने और आनंद लेने में, और तीसरा समय बिताने में और चौथा परीक्षा की तैयारी में। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा और आनंद लेने में। अब देखो नेगेटिव वर्ड कौन सा है? कक्षा में मेधावी छात्रों की पहचान नहीं करते, अब सभी करते, कमज़ोर की भी करते और बुद्धिमान की भी करते हैं, मध्य गति वाले विद्यार्थी की भी करते, समय नहीं बिताते क्लास में, पढ़ाते भी है, परीक्षा की तैयारी भी कराते और उसके साथ बहुत से काम भी कराते। तो ऑप्शन कौन सा आएगा भैया? बी। प्रश्न 19, गणित में स्वयं सिद्धि क्या होती है? ऐसे कथन जिन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती उन्हें सत्य माना जाता है, जिन्हें सिद्ध करना अनिवार्य, जो हमेशा असत्य होते हैं और केवल ज्यामिति में उपयोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन आएगा ए, ऐसे कथन जिन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है, इन्हें सत्य माना जाता है, इसे बोलते स्वसिद्धि, यानी स्वयं में वो सिद्ध है। प्रश्न क्रमांक 20, गणित संचार का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन, गणित की सोच को
सुविकसित सामाकित और व्यक्त करने की क्षमता। दूसरा, गणित के परीक्षा में बहुत तेज़ी से बोलना। तीसरा, गणितीय सूत्रों को याद कराना। और चौथा, कक्षा के शिक्षक से सवाल ना पूछना। तो इसका राइट जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, क्योंकि गणित में हम गणितीय सोच को विकसित भी करते हैं, सुविकसित भी करते, सामाकित भी करते और व्यक्त भी करते। प्रश्न क्रमांक 21, कक्षा में गणितीय खेल खेलने का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को व्यस्त रखना ताकि शिक्षक आराम कर सके, गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रुचि पैदा करना, बच्चों को आपस में लड़ाना या परीक्षा में अंक बढ़ाना। इसका राइट आंसर रहेगा गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और रुचि पैदा करना। प्रश्न क्रमांक 21 का आंसर ऑप्शन बी रहेगा। प्रश्न क्रमांक 22, गणित का ज्ञान कैसा होता है? पहला विकल्प अस्पष्ट और अनिश्चित। दूसरा विकल्प क्रमबद्ध, तार्किक और स्पष्ट। चौथा, केवल कल्पना तथा आधारित। और डी, पूरी तरीके से रटने पर आधारित। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, क्रमबद्ध भी रहता है गणित, तार्किक भी रहता है और स्पष्ट भी रहता है। जैसे 3 गुणा 2 करेंगे तो 6 ही आएगा, वो स्पष्ट है। क्रमबद्ध भी, जैसे 1 के बाद 2, 3, 4, ये क्रमबद्ध है। प्रश्न क्रमांक 23, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित का संकीर्ण उद्देश्य क्या है? पहला, रोजगार योग वयस्कों का निर्माण करना जो संख्यात्मक सिखाए। दूसरा, बच्चे के संसाधनों का गणितीकरण करना। तीसरा, अमूर्त चिंतन का विकास करना। और चौथा रहेगा गणितीय तर्क को समझना। तो इसका राइट आंसर रहेगा रोजगार योग वयस्कों का निर्माण करना जो संख्यात्मक सिखाए। प्रश्न क्रमांक 24, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित का उच्च उद्देश्य क्या है? पहला, केवल गणना कौशल सीखना। दूसरा, बच्चे के संसाधनों का आंतरिक गणितीकरण तथा तार्किक क्षमता का विकास करना। तीसरा, रोजगार के अवसर को बढ़ाना। और चौथा रहेगा ज्यामिति के सूत्रों को याद कराना। तो एनसीएफ 2005 में गणित का उच्च उद्देश्य जो रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा, गणित के संसाधनों का आंतरिक गणितीकरण तथा तार्किक क्षमता का विकास करना। प्रश्न क्रमांक 25, गणित की संक्रियाओं में जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग को क्या कहते हैं? गणित की आधारभूत संक्रियाएं, जटिल संक्रियाएं या अमूर्त संक्रियाएं? तो इसका राइट आंसर रहेगा गणित की आधारभूत संक्रियाएं। अब देखते हैं खंड 2, शिक्षण विधियां और रणनीतियां। प्रश्न क्रमांक 26 से 50 तक रहेगा। आगमन विधि का सूत्र क्या होता है? नियम से उदाहरण की ओर। ऑप्शन बी, उदाहरण से नियम की ओर। ऑप्शन सी, अज्ञात से ज्ञात की ओर। और ऑप्शन चौथा, अमूर्त से मूर्त की ओर। तो इसका राइट आंसर रहेगा उदाहरण से नियम की ओर। जो आगमन विधि रहेगा उसमें हम पहले उदाहरण देते हैं, उसके बाद नियम की ओर चलते हैं। अब देखते हैं निगमन विधि का सूत्र क्या? उदाहरण से नियम की ओर। दूसरा ऑप्शन समान से विशिष्ट की ओर। तीसरा ऑप्शन मूर्त से अमूर्त की ओर। चौथा ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो इसका आंसर रहेगा समान से विशिष्ट की ओर। प्रश्न क्रमांक 28, रेखागणित शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी मानी जाती? पहला विकल्प आगमन विधि, दूसरा विकल्प निगमन विधि, तीसरा विकल्प विश्लेषण विधि और चौथा है प्रदर्शन विधि। तो इसका राइट आंसर आएगा विश्लेषण विधि। रेखागणित के लिए शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है विश्लेषण विधि। प्रश्न क्रमांक 29, खोज विधि के प्रतिपादक कौन है? पहला ऑप्शन आर्मस्ट्रांग, दूसरा ऑप्शन किलपैट्रिक, तीसरा ऑप्शन स्केनर, चौथा ऑप्शन सुकरत। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, आर्मस्ट्रांग। प्रश्न क्रमांक 30वां, परियोजना विधि के जनक कौन है? पहला विकल्प जॉन डीवी, दूसरा विलियम किलपैट्रिक, तीसरा थर्नडाइक और चौथा रूसो। तो इसका राइट आंसर आएगा विलियम किलपैट्रिक, परियोजना विधि के जनक है। प्रश्न क्रमांक 31, अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि में बढ़ा जाता है? पहला विकल्प विश्लेषण विधि में, दूसरा संश्लेषण विधि में, तीसरा आगमन विधि में और चौथा है
प्रदर्शन विधि में। तो इसका राइट आंसर आएगा विश्लेषण विधि। और रेखा गणित के लिए सबसे उपयुक्त विधि जो मानी जाती है वो विश्लेषण विधि मानी जाती है। प्रश्न क्रमांक 32, ज्ञात से अज्ञात की ओर किस विधि का सूत्र है? विश्लेषण विधि, दूसरा संश्लेषण विधि, तीसरा निगमन विधि और चौथा खोज विधि। इसका राइट आंसर आएगा संश्लेषण विधि। प्रश्न क्रमांक 33, प्राथमिक स्तर पर खेल खेल में गणित सिखाने के लिए किस का उपयोग किया जाता? पहला विकल्प अबेकस का, दूसरा विकल्प व्याख्यान विधि का, तीसरा अभ्यास पुस्तिका का और चौथा है पाठ्य पुस्तक का। तो इसका राइट आंसर आएगा अबेकस का उपयोग करते हैं। अबेकस सबसे पहला कंप्यूटर बना था जिसका नाम था अबेकस। इसकी स्थापना की थी चार्ल्स बेबेज जी ने, जिनको कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, और पहला कैलकुलेटर बना था। प्रश्न क्रमांक 34, गणित शिक्षण की कौन सी विधि करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है? लर्निंग बाय डूइंग। पहला व्याख्यान विधि, दूसरा प्रयोगशाला विधि, तीसरा पाठ्य पुस्तक विधि और चौथा है निगमन विधि। तो इसका राइट आंसर आएगा प्रयोगशाला विधि। प्रश्न क्रमांक 35, छोटे बच्चों को भिन्न की अवधारणा समझाने के लिए शिक्षक को किसकी शुरुआत करनी चाहिए? ऑप्शन ए बटा बी के रूप में भिन्न लिखना, जहाँ बी क्यूजिकल 0 हो। दूसरा ऑप्शन उनके आसपास की वस्तुओं को वास्तविक भाग और टुकड़ों को दिखाना। तीसरा ऑप्शन विभिन्न भिन्नों के अंश और हर की पहचान कराना। और चौथा संख्या रेखा पर भिन्न को दिखाना। तो इसका राइट आंसर आएगा अपने आसपास की वस्तुओं को वास्तविक भाग और टुकड़ों को दिखाकर भिन्न आराम से सिखा सकते। प्रश्न क्रमांक 36, गणित शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग कहाँ पर होता है? ऑडियो विजुअल एड्स। पहला कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए, दूसरा अवधारणात्मक को अधिक स्पष्ट और स्थायी बनाने के लिए, तीसरा शिक्षक को काम आसान करना और चौथा बच्चों का मनोरंजन करना। तो इसका राइट आंसर रहेगा अवधारणा को अधिक स्पष्ट और स्थायी बनाना। प्रश्न क्रमांक 37, ज्यामिति आकृतियों के गुण और विशेषता सिखाने के लिए किस शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है, यानी कि किस TLM का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन जियो बोर्ड, दूसरा ग्राफ पेपर, तीसरा अबेकस और चौथा है डॉट्स पेपर। तो इसका राइट आंसर आएगा जियो बोर्ड। जियो बोर्ड का उपयोग करेंगे हम ज्यामितीय आकृतियों की गुण और विशेषता के लिए। प्रश्न क्रमांक 38, दशमलव संख्याओं को मान के स्थान मान और तुलना समझाने के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री क्या है? पहला विकल्प जियो बोर्ड, दूसरा ग्रेड पेपर ग्राफ पेपर्स, तीसरा मोतियों की माला और चौथा अबेकस। तो इसका राइट आंसर रहेगा ग्रिड पेपर और ग्राफ पेपर्स, दशमलव को समझाने के लिए। प्रश्न क्रमांक 39, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का हिस्सा नहीं होना चाहिए? पहला चौपड़, दूसरा प्रतिरूप, तीसरा समिति और चौथा कलन विधि को रटना। नहीं होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर आएगा कलन विधि को रटना। प्रश्न क्रमांक 46, गणित में समस्या समाधान विधि का पहला चरण क्या है? समस्या को समझना, दूसरा योजना बनाना, तीसरा योजना को क्रियान्वयन और चौथा पुनः जांचना। तो सबसे पहले हम समस्या को समझेंगे, इसका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न क्रमांक 41, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? पहला व्याख्यान विधि, दूसरा समस्या समाधान विधि, तीसरा रटने की विद्या और चौथा रहेगा सूत्र लेखन विधि। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, समस्या समाधान विधि। प्रश्न क्रमांक 42, गणित की पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास प्रश्नों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बच्चों को घर पर व्यस्त रखना, दूसरा सिखाए गए सम प्रत्ययों पर विस्तार और अभ्यास का अवसर देना, तीसरा माता पिता को प्रोत्साहित करना और चौथा रहेगा परीक्षा में सीधे प्रश्न पूछना। तो इसका ऑप्शन बी रहेगा, सिखाए गए सम प्रत्ययों का विस्तार और अभ्यास का अवसर देना। प्रश्न क्रमांक 43, जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर का उपयोग गणित के किस क्षेत्र को सिखाने के लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन अंकगणित, दूसरा ज्यामिति और बीजगणित और तीसरा केवल सांख्यिकी और चौथा रहेगा केवल इतिहास। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ज्यामिति और बीजगणित को सिखाने के लिए।
प्रश्न क्रमांक 44। कक्षा 2 के छात्रों को स्थानीय मान सिखाते समय मूर्त वस्तु जैसे माचिस की तीलियाँ बंडल का उपयोग किस शिक्षण सिद्धांत के अनुरूप है? मूर्त से अमूर्त की ओर, दूसरा अमूर्त से मूर्त की ओर, तीसरा कठिन से सरल की ओर, चौथा अज्ञात से ज्ञात की ओर। इसका राइट आंसर है मूर्त से अमूर्त की ओर। प्रश्न क्रमांक 45, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 45 सबसे ज़्यादा मोस्ट वेरी आईएमपी क्वेश्चन। 10 ग्राम क्या है? पहला विकल्प एक चीनी पुरानी पहली जिसमें विभिन्न ज्यामितीय आकृति होती है, दूसरा एक प्रकार का कैलकुलेटर, तीसरा गणित का एक सूत्र और चौथा रहेगा मापने का पैमाना। तो इसका राइट आंसर आएगा एक चीनी पुरानी पहली जिसमें विभिन्न ज्यामितीय आकृति होती है, उसको बोलते हैं 10 ग्राम। प्रश्न क्रमांक 46, प्राथमिक कक्षाओं में आकृतियों के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला विकल्प गणित में दिक् स्थान संबंधित समझ को विकसित करना, दूसरा आकृतियों के नाम को रटवाना, तीसरा केवल चित्र बनाना और चौथा गणना सिखाना। इसका राइट आंसर आएगा बच्चों को दिक् स्थान संबंधित समझ को विकसित करना, यानी कि उनकी आकृति संबंधित। रटवाना हो नहीं सकता है, केवल वाले ऑप्शन बनते नहीं है, और सिखाना केवल सिखाने वाले ऑप्शन नहीं आएंगे। प्रश्न क्रमांक 47, गणित में समस्या प्रस्तुतिकरण का क्या अर्थ है? यानी कि प्रॉब्लम पोजिंग का अर्थ क्या है? पहला केवल किताब के सवाल को हल करना, दी गई स्थिति से नए प्रश्न या समस्या बनाना, तीसरा कक्षा में चुपचाप बैठना और चौथा गृहकार्य ना करना। तो इसका राइट आंसर रहेगा दी गई स्थिति से नए प्रश्न या समस्या बनाना, क्योंकि केवल वाला ऑप्शन हो नहीं सकता है, कक्षा में चुपचाप भी नहीं बैठ सकते हैं और गृहकार्य नहीं करना ये भी नेगेटिव वर्ड है। प्रश्न क्रमांक 48, कक्षा में गणितीकरण का क्या अर्थ है? पहला विकल्प बहुत सारी गणित की किताबें खरीदना, दूसरा किसी स्थिति या समस्या को गणितीय रूप में सोचने और व्यक्त करने की क्षमता, तीसरा तेजी से पहाड़े याद करना, चौथा परीक्षा में 100% अंक लाना। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, किसी भी स्थिति या समस्या को गणितीय रूप में सोचने और व्यक्त करने की क्षमता। प्रश्न क्रमांक 49, गणित शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण यानी कि एरर एनालिसिस का क्यों महत्वपूर्ण है? पहला बच्चों को डांटने के लिए, दूसरा बच्चों की सोच और सीखने के पैटर्न को समझने के लिए, तीसरा काफ़ी जल्दी जांचने के लिए और चौथा फेल करने के लिए। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, बच्चों की सोच और सीखने के पैटर्न को समझने के लिए। प्रश्न क्रमांक 50, डायनीज ब्लॉक का उपयोग मुख्य रूप से किसको सिखाने के लिए किया जाता है? पहला स्थानीय मान और बुनियादी संक्रियाएं जोड़ घटाओ, दूसरा केवल कोण मापना, तीसरा प्रायिकता और चौथा रहेगा वृत्त का क्षेत्रफल। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, स्थानीय मान और बुनियादी संक्रिया जोड़ घटाव के लिए डायनीज ब्लॉक का उपयोग करते हैं। प्रश्न क्रमांक 51, तो खंड तीसरे की शुरुआत कर रहे हैं अपन, मूल्यांकन और उपचारात्मक, है ना। तो शिक्षण शास्त्र प्रश्न 51 से 75 तक। पहला गणित का 51वें नंबर का, गणित में निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? डायगोनिस्ट टेस्ट। पहला बच्चों की प्रगति रिपोर्ट भरना, दूसरा ऑप्शन बच्चों की समझ रह गई कमी और कमजोरियों को जानना, तीसरा माता पिता को शिकायत करना और चौथा अंतिम परीक्षा के लिए प्रश्न बनाना। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, बच्चों की समझ में रह गई कमी और कमजोरी को जानने के लिए हम गणित में निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य यही होता है। प्रश्न क्रमांक 52, निदानात्मक परीक्षण के बाद कौन सा शिक्षण दिया जाता है? सूक्ष्म शिक्षण, दूसरा उपचारात्मक शिक्षण, तीसरा टीम शिक्षण और चौथा है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आएगा निदान के बाद हम उपचारात्मक शिक्षण देते हैं, यानी कि रेमेडियल टीचिंग्स। प्रश्न क्रमांक 53, सत्यता और व्यापक मूल्यांकन यानी कि CCE का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन करना,
दूसरा बच्चे के विकास के सभी पक्ष शैक्षणिक और शैक्षणिक निरंतर मूल्यांकन। तीसरा साल के अंत में एक बार परीक्षा देना। और चौथा बच्चों को ग्रेड देकर अलग करना। इसका राइट आंसर रहेगा बच्चों के विकास के सभी पक्ष शैक्षणिक और शैक्षणिक का निरंतर मूल्यांकन करना CCE का मुख्य उद्देश्य रहेगा, यानी कि बच्चों का 360 डिग्री विकास यानी कि सर्वगुण विकास। प्रश्न क्रमांक 54, गणित में रचनात्मक मूल्यांकन क्या है, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है। पहला ऑप्शन सत्र के अंत में, दूसरा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान निरंतर, तीसरा केवल 3 महीने में एक बार, और चौथा केवल प्रवेश के समय। तो इसका राइट आंसर आएगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान। प्रश्न क्रमांक 55, योगात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला विकल्प दैनिक सुधार, दूसरा छात्रों को ग्रेड अंक देना और निश्चित अवधि के समय उनकी उपलब्धि को जानना, और तीसरा रहेगा बच्चों की गलतियों को तुरंत सुधार देना, और चौथा रहेगा खेल खिलाना। तो इसका राइट आंसर आएगा छात्रों को ग्रेड अंक देना और एक निश्चित अवधि के बाद उनकी उपलब्धि को जानना योगात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। प्रश्न क्रमांक 56, गणित में फेल होने का मुख्य कारण निम्नलिखित में से क्या माना जाता है। बच्चों की कम बुद्धि, दूसरा शिक्षण विधियों में कमी और विषय की संचय की प्रकृति, तीसरा माता पिता का अनपढ़ होना, और चौथा गणित की पाठ्य पुस्तकों का भारी होना। तो इसका राइट आंसर रहेगा शिक्षण विधियों में कमी और विषय की संचय की प्रकृति। प्रश्न क्रमांक 57, गणित अधिगम में अक्षमता को क्या कहते हैं। पहला डिसलेक्सिया, दूसरा डिसकैलकुलिया, और तीसरा डिसग्राफिया, और चौथा आएगा डिसप्रेक्सिया। तो इसका राइट आंसर रहेगा डिसकैलकुलिया। अब इसको याद कैसे करें। कैलकुलेटर का उपयोग हम किसके लिए करते हैं, गणित के लिए, जोड़ने घटाने के लिए। तो अपन ऐसे इसको रिलेट कर सकते हैं कि जो गणित की अक्षमता रहती है अधिगम में, उसको कहते हैं डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया और डिसलेक्सिया यानी कि ये लेखन वाली विधि है, और डिसप्रेक्सिया भाषा संबंधित विकार है। प्रश्न क्रमांक 58, एक छात्र 50 + 20 को 5020 लिखता है, इसका क्या अर्थ है। छात्र को जोड़ना नहीं आता, दूसरा छात्र को स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं, तीसरा छात्र लापरवाह, और चौथा प्रश्न गलत है। तो इसका राइट आंसर आएगा छात्र को स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है। प्रश्न क्रमांक 59, गणित में पोर्टफोलियो का क्या अर्थ है। एक प्रकार का बैग, दूसरा छात्र के काम का एक संग्रह जो समय के साथ उसकी प्रगति को दर्शाता है, तीसरा केवल अंकों की सोच, या चौथा शिक्षक की डायरी। तो इसका राइट आंसर रहेगा छात्र के काम को एक संग्रह जो कि समय के साथ उसकी प्रगति को दर्शाते हैं, इसलिए हम पोर्टफोलियो बनाते हैं गणित में विद्यार्थियों का। प्रश्न क्रमांक 60, गणित में मुक्त अंत वाले प्रश्न कौन से होते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस, पहला जिनमें केवल एक निश्चित उत्तर होते हैं, दूसरा जिनमें एक से अधिक सही उत्तर हो सकते हैं और अब सारी सोच को बढ़ावा देते हैं, तीसरा जो बहुविकल्पी विकल्पी होते हैं, और चौथा जो सोच सच और झूठ वाले होते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा जिनके एक से अधिक उत्तर होते हैं जो अब सारी सोच को बढ़ावा देते हैं, उसको बोलते हैं मुक्त अंत वाले प्रश्न। कैसे, जैसे बोलूँ कि किन संख्या को जोड़ने पर 5 होता है, तो 0 + 5 जोड़ेंगे तो भी 5 होगा, 1 + 4 जोड़ेंगे तो भी 5 होगा, 2 + 3 जोड़ेंगे तो भी 5 होगा। तो इस टाइप से हम मुक्त अंत वाले प्रश्नों को सोच सकते हैं। जैसे एक और प्रश्न बनाते हैं कि किन संख्या गुणा करने पर 12 आ सकता है। जैसे 1 × 12 करेंगे तो 12 आ जाएगा, 6 × 2 करेंगे तो 12 आ जाएगा, 3 × 4 करेंगे तो भी 12 आ जाएगा। तो इस टाइप के प्रश्न रहेंगे मुक्त अंत वाले क्वेश्चन, यानी कि जिनके एक से अधिक आंसर हो सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 61, दो संख्याओं का योग 10 है तो वे संख्याएं कौन सी हो सकती है। कैसा प्रश्न अभी बताया है। तो पहला विकल्प बंद अंत वाला प्रश्न, दूसरा मुक्त अंत वाला प्रश्न, और तीसरा तथ्यात्मक प्रश्न, और चौथा है कठिन प्रश्न। तो इसका राइट आंसर आएगा मुक्त अंत वाला प्रश्न, क्योंकि इसमें बोली दो संख्या को 10, यानी कि 0 + 10 जोड़ेंगे तो भी 10 होगा, 2 + 8 जोड़ेंगे तो भी 10 होगा, 3 + 7 जोड़ेंगे तो भी 10 होगा, 4 + 6 जोड़ेंगे तो भी 10 होगा। तो इस टाइप से हम इसको आसानी से कर सकते हैं। इसको बोलते हैं मुक्त अंत वाला प्रश्न, यानी कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस। प्रश्न क्रमांक 62, 5 + 3 = प्रश्नवाचक चिन्ह, ये कैसा प्रश्न है। पहला विकल्प
मुक्त अंत वाला प्रश्न, दूसरा बंद अंत वाला प्रश्न और तीसरा निबंधात्मक प्रश्न, और चौथा रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर रहेगा बंद अंत वाला प्रश्न, यानी कि इसका उत्तर 8 ही आएगा। इसको बोलते हैं बंद अंत वाला प्रश्न, जिसका केवल एक ही उत्तर, जैसे मैं बोलूँ 1 + 1 = 2 ही होगा। प्रश्न क्रमांक 63, गणित मूल्यांकन में रूब्रिक्स का उपयोग क्यों किया जाता है? पहला विकल्प, छात्रों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए, स्पष्ट मानदंडों को एक सेट तैयार करने के लिए। दूसरा विकल्प, अंक घटाने के लिए। तीसरा, केवल सजा देने के लिए। और चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो छात्रों के प्रदर्शन और मूल्यांकन के लिए स्पष्ट और मानदंडों को एक सेट तैयार करने के लिए रूब्रिक्स का उपयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 64, एक बच्चा भिन्न के जोड़ में 1/2 + 1/3 = 2/5 लिखता है, तो इसमें कौन सी वो त्रुटि कर रहा है? पहला, अंश को अंश और हर से हर जो सीधे जोड़ने पर सामान्यीकरण की त्रुटि। दूसरा, गुणा की त्रुटि। तीसरा, लेखन की त्रुटि। और चौथा, उसे गिनती नहीं। तो इसका राइट आंसर है अंश को अंश और हर से हर को जोड़ने पर ये सामान्यीकरण की त्रुटि कर रहा है। प्रश्न क्रमांक 65, गणित के भय और चिंता को कम करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। दूसरा, सहयोग आत्मक अधिगम और सहायक वातावरण को बनाना चाहिए। तीसरा, गणित की कक्षा में बच्चों को अलग बैठाना चाहिए। और चौथा, कठोर दंड देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आएगा सहयोगात्मक अधिगम और सहायक वातावरण को बनाना चाहिए, क्योंकि एनसीएबी बोलता है कि कठोर दंड देंगे तो ये तो नेगेटिव वर्ड है, अलग भी नहीं बैठा सकते ये भी नेगेटिव वर्ड है, संख्या बढ़ा देंगे ये भी नेगेटिव वर्ड है। प्रश्न क्रमांक 66, उपचारात्मक शिक्षण का आधार क्या है? पहला, स्वमूल्यांकन। दूसरा, निदानात्मक परीक्षण। और तीसरा, पाठ्य पुस्तक परीक्षण। और चौथा है कक्षा परीक्षण। तो उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य आधार रहेगा निदानात्मक परीक्षण। प्रश्न क्रमांक 67, गणित में चेक लिस्ट का उपयोग किस लिए करते हैं? पहला विकल्प, किसी विशिष्ट कौशल व्यवहार की उपस्थिति को अनुपस्थिति को रिकॉर्ड करने के लिए। दूसरा, निबंध लिखने के लिए। तीसरा, छात्रों के वजन को मापने के लिए। और चौथा, केवल उपस्थिति दर्ज करने के लिए। तो इसका राइट आंसर आएगा किसी विशिष्ट कौशल और व्यवहार की उपस्थिति अनुपस्थिति को रिकॉर्ड करने के लिए। प्रश्न क्रमांक 68, एक अच्छे गणित परीक्षा की विशेषता क्या होनी चाहिए? पहला, विश्वसनीयता। दूसरा, वैधता। तीसरा, वस्तुनिष्ठता। और चौथा, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आएगा उपयुक्त सभी। तो गणित में विश्वसनीयता भी होनी चाहिए, वैधता भी होनी चाहिए और वस्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए। प्रश्न क्रमांक 69, गणित में अधिगम प्रतिफल का क्या अर्थ है? पहला, परीक्षा कुल अंक। दूसरा, वे कौशल जो गणित छात्रों को निश्चित कक्षा के अंत में प्राप्त होने। तीसरा, पाठ्य पुस्तक के अध्याय की संख्या। और चौथा, गृहकार्य की मात्रा। तो इसका राइट आंसर आएगा वे कौशल जो गणित छात्रों को एक निश्चित कक्षा के अंत में प्राप्त होने चाहिए, ऑप्शन बी। प्रश्न क्रमांक 70, कक्षा के छात्रों के बीच सहकर्मी मूल्यांकन का क्या लाभ है? यानी कि पीयर असेसमेंट्स। पहला विकल्प, वे एक दूसरे की गलती सीखते और आलोचनात्मक सोच विकसित करते हैं। दूसरा विकल्प, शिक्षक का काम खत्म हो जाता है। तीसरा, छात्र आपस में झगड़ करते और चौथा, समय की बर्बादी। तो इसका राइट आंसर है वे एक दूसरे की गलतियों सीखते और आलोचनात्मक सोच विकसित करते, यही इसका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न क्रमांक 71, गणित में स्वमूल्यांकन यानी कि सेल्फ असेसमेंट छात्रों को किस प्रकार मदद करेगा? पहला विकल्प, वो अपनी ताकत कमजोरी को स्वयं पहचानने में। दूसरा, हमेशा खुद 100% अंक देने में। और तीसरा, परीक्षा से बचने के लिए। और चौथा, शिक्षक को गुमराह करने के लिए। तो इसका राइट आंसर आएगा स्वमूल्यांकन मूल रूप से मदद करता है, ऑप्शन है, यानी कि अपनी ताकत और कमजोरी को स्वयं पहचानने में। प्रश्न क्रमांक 72, ब्लूम के वर्गीकरण यानी कि ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार ज्ञान और बोध के बाद कौन सा स्तर आता है? पहला, अनुप्रयोग। दूसरा, विश्लेषण। और तीसरा, मूल्यांकन। और चौथा, सृजन। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशंस। प्रश्न क्रमांक 73, गणित में सटीकता का क्या अर्थ है? पहला विकल्प, बिना सोचे उत्तर लिखना। दूसरा, तार्किक नियम के अनुसार सही त्रुटिहीन गणना करना। तीसरा, अनुमान लगाना। और चौथा, प्रश्नों को छोड़ना। तो इसका राइट आंसर आएगा तार्किक नियम के अनुसार सही त्रुटिहीन गणना करना। प्रश्न क्रमांक 74, गणित में शिक्षण में पुनर्बलन
कम क्या महत्व है? पहला विकल्प छात्रों को सही प्रयासों के लिए प्रोत्साहित करना और उनका मनोबल बढ़ाना। दूसरा छात्रों को डराना। तीसरा कक्षा से बाहर निकालना। और चौथा आंतरिक गृहकार्य करना। तो इसका राइट आंसर आएगा पुनर्बलन का मूल उद्देश्य रहता है छात्रों को सही प्रयासों के लिए उनको प्रोत्साहित करना, यानी कि उनको इनाम देना, उनको प्रेरणा देना, उनके मनोबल को बढ़ाना। प्रश्न क्रमांक 75, गणित के संप्रत्ययों को सिखाने के लिए ब्रूनर के 3 स्तर का सही क्रम क्या है? पहला अनएक्टिव, आइकोनिक और सिंबॉलिक्स। दूसरा सिंबॉलिक, आइकोनिक और अनएक्टिव। तीसरा आइकोनिक, अनएक्टिव और सिंबॉलिक। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए एनेक्टिव, यानी कि सक्रिय करना, आइकोनिक यानी कि दृश्य प्रतिमा और सिंबॉलिक यानी कि सांकेतिक। ये 3 प्रमुख गणित के स्तर है ब्रूनर जी के अनुसार। प्रश्न क्रमांक 76, खंड 4 विषय वस्तु पर आधारित शिक्षण शास्त्र 76 से लेकर 100 क्वेश्चंस। कक्षा 1 के बच्चों को गिनती सिखाने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? पहला विकल्प 1, 2, 3 को बोर्ड पर लिखना। दूसरा विकल्प वस्तु को छूकर गिनकर व्यवहारिक अनुभव देना। या तीसरा सी ऑप्शन सीधे संख्या नाम रटवाना। या फिर चौथा उल्टी गिनती लिखना। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, संख्या को छूकर और गिनकर व्यवहारिक अनुभव देना। प्रश्न क्रमांक 77, शून्य की अवधारणा समझने के लिए सबसे अच्छी गतिविधि क्या है? प्रश्न क्रमांक ए, एक एक करके टोकरी से फल निकालना और अंत में कुछ न बचने की स्थिति को दिखाना। ऑप्शन बी, बोर्ड पर बड़ा सा 0 लिखना। ऑप्शन सी, शून्य की परिभाषा देना। और ऑप्शन चौथा, गुणा करना। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी एक एक करके टोकरी से फल निकालना और अंत में कुछ ना बचने की स्थिति दिखाना। प्रश्न क्रमांक 78, प्राथमिक स्तर पर मापन का सिखाने का सही क्रम क्या होना चाहिए? पहला विकल्प अमानक इकाइयों का उपयोग, मानक इकाइयों का उपयोग और दोनों की तुलना। दूसरा मानक इकाई और आम मानक इकाई और सूत्र। तीसरा सीधे सेंटीमीटर का उपयोग और चौथा केवल अनुमान लगाना। सबसे पहले हम करेंगे अमानक इकाइयों का उपयोग और फिर मानक उपायों का उपयोग और फिर दोनों की तुलना। प्रश्न क्रमांक 79, क्षेत्रफल और परिमाप के बीच के अंतर समझाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? पहला विकल्प है केवल सूत्र लिखाना। दूसरा धागे डोरी सीमा परिमाप और ग्रिड पेपर से ढके हुए स्थान के क्षेत्रफल को दिखाना। और तीसरा परिभाषाओं को रटवाना। और चौथा सवाल हल कराना। इसका राइट आंसर रहेगा धागे और या डोरी की सीमा परिमाप और ग्रिड पेपर से ढके हुए स्थान के क्षेत्रफल को दिखाना। प्रश्न क्रमांक 80, प्राथमिक स्तर पर पैटर्न को सिखाना क्यों जरूरी है? पहला विकल्प ये केवल कला का विषय। दूसरा ये बच्चों के बीच गणितीय आधारभूत सोच को, तार्किकता को विकसित करता है। तीसरा ये समय बिताने का तरीका है। और चौथा इसे करना आसान होती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ये बच्चों के बीच गणितीय अवधारणा की सोच और तार्किकता को विकसित करता है। प्राथमिक स्तर पैटर्न को सिखाने के लिए जरूरी है। एक बच्चा 23 गुणा 3 को हल करते समय 20 + 3 × 3 = 60 + 9 यानी कि 69 करता है। उसमें गणित के किस नियम का उपयोग करते? वितरक नियम, दूसरा क्रम विनिमय नियम, और तीसरा साहचर्य नियम, और चौथा समवर्ग नियम। तो इसका राइट आंसर आएगा वितरण नियम, यानी कि वो बांट रहा है, वितरण कर रहा है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इसमें आंसर आएगा। प्रश्न क्रमांक 82, प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों का प्रबंधन सिखाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को सांख्यिकी विधि बनाना। दूसरा जानकारी एकत्रित करना, व्यवस्थित करना, निष्कर्ष निकालना और सिखाना। तीसरा बड़ी गणित गणनाएं सिखाना। और चौथा चित्र बनाना सिखाना। तो इसका राइट आंसर आएगा जानकारियों को एकत्रित करना, व्यवस्थित करना और निष्कर्ष निकालना। प्रश्न क्रमांक 83, समिति की अवधारणा समझाने के लिए कौन सी गतिविधि सबसे अच्छी है? पहला विकल्प कागज़ को मोड़ना और काटना। दूसरा सूत्रों को लिखना। तीसरा गिनती सुनाना। और चौथा ग्राफ पेपर का गुणा करना। तो इसका राइट आंसर आएगा कागज़ों को मोड़ना और काटना। प्रश्न क्रमांक 84, गणित में कलन विधि यानी कि एल्गोरिथम का अर्थ क्या है? पहला विकल्प किसी समस्या को हल करने के लिए चरण दर चरण निश्चित प्रक्रिया। दूसरा ऑप्शन केवल सोचना। तीसरा सूत्रों को भूल जाना। और चौथा चित्र बनाना। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए,
किसी समस्या को हल करने के लिए चरण दर चरण निश्चित प्रक्रिया, ये है कलन विधि यानी कि एल्गोरिथम का मुख्य अर्थ। प्रश्न क्रमांक 85, कक्षा तीसरे के छात्र को भाग की अवधारणा सिखाने के लिए समान रूप से बांटने का अनुभव देना क्या होता है कि इक्वल शेयरिंग्स। पहला विकल्प संदर्भ के अनुसार शिक्षण, दूसरा अमूर्त शिक्षण, तीसरा निरर्थक गतिविधियाँ और चौथा केवल परीक्षा की तैयारी। इसका राइट आंसर आएगा संदर्भ के अनुसार शिक्षण। प्रश्न क्रमांक 86, गणित में अनुमान लगाने का क्या महत्व है। पहला, इसका कोई महत्व नहीं, गणित में केवल सटीक उत्तर चाहिए। दूसरा, ये गणना से पहले उत्तर के करीब पहुंचने और त्वरित निर्णय लेने में मदद करती। तीसरा, ये नहीं परीक्षा में तुक्का मारने में मदद करती, उछाल समय की बर्बादी। तो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, ये गणना से पहले उत्तर के करीब पहुंचने और त्वरित निर्णय लेने में मदद करता है। प्रश्न क्रमांक 87, कक्षा चौथी के छात्र को आधा यानी 1/2 और 1/4 का संबंध समझाने की किस सामग्री का उपयोग किया जा सकता है। पहला, वृत्ताकार फ्रैक्शन डिस्क या कागज की पट्टिया का, दूसरा अबेकस का, तीसरा जियोबोर्ड का और चौथा अंक तालिका। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, वृत्ताकार फ्रैक्शन डिस्क या कागज की पट्टियों का। आप चाहो तो उसको रोटी का भी उपयोग कर सकते हो। रोटी के 2 हिस्से कर लेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और यदि चौथाई करना तो 1/4 कर ले, 4 हिस्से कर देंगे तो 1/4, ऐसे भी आप समझ सकते हो। प्रश्न क्रमांक 88, गणित की प्रकृति के बारे में कौन सा कथन सत्य है। पहला विकल्प गणित ज्ञान हमेशा अनिश्चित होता है। दूसरा, गणित के संप्रत्यय श्रेणीबद्ध होते हैं। तीसरा, गणित केवल संख्या का विज्ञान है। और चौथा है, गणित में अमूर्तीकरण की आवश्यकता नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, गणित के संप्रत्यय श्रेणीबद्ध होते नहीं। 89, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की लंबी आकृति टेल शेप ऑफ मैथमेटिक्स का अर्थ क्या है। गणित की बड़ी किताब है। दूसरा, एक विषय अवधारणा का महारत हासिल करने के बाद अगली अवधारणा को सीखना। और तीसरा है ज्यामिति कठिन प्रमेय। और चौथा बहुत सारे प्रश्न। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, एक विषय की अवधारणा को महारत हासिल करने के बाद अगली अवधारणा को सीखना। 90, गणित शिक्षण में समेकन का क्या अर्थ है। पहला विकल्प नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़कर स्थायी बनाना। दूसरा, सब कुल भूल जाना। तीसरा, परीक्षा में नकल कराना। और चौथा, केवल नोट से बनाना। तो इसका राइट आंसर आएगा नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़ना स्थायी, ये समेकन का हिस्सा है। प्रश्न क्रमांक 91, निम्नलिखित में से कौन सा गणित प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है, यानी कि प्रोड्यूसर नॉलेज। पहला, ये जानना कि 3 × 5 = 15 क्यों होता है। दूसरा, 2 अंकों की संख्या को जोड़ने के चरण सही ढंग से क्रियान्वित करना। तीसरा, वर्ग की परिभाषा याद करना। और चौथा, गणित के इतिहास को जानना। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, 2 अंकों की संख्या को जोड़ने के चरण को सही ढंग से एग्जीक्यूट करना या फिर उसका क्रियान्वित करना। या फिर प्रश्न क्रमांक 92, गणित की अवधारणात्मक ज्ञान का क्या अर्थ है। पहला विकल्प केवल सूत्रों को रटना। दूसरा, नियम और संप्रत्यय के पीछे क्यों और कैसे अंतर्निहित कारणों को समझना। तीसरा, तेजी से लिखना। और चौथा, परीक्षा पास करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नियम और संप्रत्यय के पीछे क्यों और कैसे अंतर्निहित कारणों को समझना है गणित के अवधारणात्मक ज्ञान का उद्देश्य। प्रश्न क्रमांक 93, प्राथमिक स्तर पर दिक् स्थान का विकास करने के लिए कौन सा खेल उपयुक्त है। पहला, ब्लॉक को जोड़कर विभिन्न आकृति इमारतें बनाना। दूसरा, केवल चुपचाप बैठना। और चौथा, सुलेख लिखना। और चौथा है पहाड़ याद करना। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, ब्लॉक जोड़कर विभिन्न आकृति इमारतें बनाना। ये प्राथमिक स्थान पर दिक् स्थान या स्पाइरल रीजनिंग का विकास करता है। प्रश्न क्रमांक 94, गणित में अनुकूलन का अर्थ क्या होता है। छात्रों की आवश्यकता अनुसार स्तर के अनुसार शिक्षण विधियों का बदलाव करना। ऑप्शन बी, एक ही विधि पर अड़े रहना। और तीसरा, सिलेबस को अधूरा छोड़ना। चौथा, इनमें से कौन है। तो इसका राइट आंसर रहेगा गणित में अनुकूलन का अर्थ होता है छात्रों की आवश्यकता के अनुसार, उनके स्तर के अनुसार शिक्षण विधियों में बदलाव करना, यही अनुकूलन है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न क्रमांक 95, गणित की कक्षा में समावेशन का क्या अर्थ है, यानी कि इंक्लूजन का अर्थ क्या, केवल मेधावी छात्रों को पढ़ाना। दूसरा, सभी
सभी बच्चों को चाहे उनकी क्षमता पृष्ठभूमि कुछ भी हो समान रूप से सीखने के अवसर। और तीसरा, कमज़ोर बच्चों का कक्षा से बाहर करना। और चौथा, केवल परीक्षा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। समावेशी शिक्षा ये वकालत करती है कि सभी बच्चों को समान अवसर दिए जाने, चाहे वो किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का हो, विकलांग हो चाहे अच्छा हो, सभी को समान अवसर दिया। ये समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। इसका ऑप्शन बी आएगा, यानी कि साथ से समावेशी और साथ से समान अवसर सीखने के। प्रश्न क्रमांक 96। एक बच्चा कहता है कि सभी वर्ग आयत होते, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते। वो वेन हिले कि किस स्तर का है? पहला ऑप्शन स्तर 0 दृश्यीकरण, दूसरा स्तर 1 विश्लेषण, तीसरा स्तर 2 अनौपचारिक निगमन संबंध और चौथा स्तर 3 औपचारिक निगमन। इसका आंसर आएगा ऑप्शन 3 स्तर 2 अनौपचारिक निगमन संबंध। 97। प्राथमिक स्तर गणित पाठ्यक्रम में सन्निकटन को क्यों शामिल किया जाता है? क्योंकि दैनिक जीवन में हर जगह सटीक माप संभव आवश्यक नहीं होता है, अनुमान जरूरी। दूसरा, बच्चों के आलसी बनाने के लिए। तीसरा, गणित को कठिन बनाने के लिए। चौथा, परीक्षाओं में अंक काटने के लिए। तो इसका राइट आंसर है क्योंकि दैनिक जीवन में हर जगह सटीकता संभव आवश्यक नहीं होता, इसलिए अनुमान जरूरी है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, सन्निकटन का सिद्धांत। प्रश्न क्रमांक 98। गणित में समस्या समाधान के दौरान पीछे की ओर से हल करना रणनीति का अर्थ कौन सा है? पहला, लक्ष्य या अंतिम परिणाम शुरू करके शुरुआती बिंदु की तरफ कदम बढ़ाना, दूसरा नकल करना, तीसरा पन्ने पलटना और चौथा उत्तर पुस्तिका अंत में उसे पढ़ना। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, लक्ष्य अंतिम परिणाम शुरू करके शुरुआती बिंदु की तरफ कदम बढ़ाना। प्रश्न क्रमांक 99। गणित की प्रकृति के संदर्भ में तार्किक ससंगति का अर्थ क्या है? गणित के नियम और निष्कर्ष आपस में विरोधाभास नहीं होते, एक निश्चित तर्क तंत्र का पालन करते। दूसरा, गणित रोज बदलता है। तीसरा, गणित में केवल भावना होती है। चौथा, कोई नहीं। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, गणित नियम निष्कर्ष आपस में विरोधाभासी नहीं होते, एक निश्चित तर्क तंत्र का हिस्सा होते, पालन करते। प्रश्न क्रमांक लास्ट अंतिम प्रश्न 100वें नंबर का। NCERT के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का मुख्य सरोकार क्या होना चाहिए? पहला, बच्चों के अंतर्राष्ट्रीय गणित में ओलंपियाड के लिए तैयार करना। दूसरा, गणित कक्षा के गणितीय अधिगम बच्चों को दैनिक जीवन वास्तविक अनुभव जोड़ना। और तीसरा, केवल उच्च गणित के लिए आधार तैयार करना। और चौथा, बच्चों को बहुत अधिक होमवर्क देना। तो इसका राइट आंसर आएगा कक्षा के गणितीय अधिगम बच्चे के दैनिक जीवन और वास्तविक अनुभव से जोड़ना। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने भी पुराने शिक्षक हैं जो भी टेट पास करना चाहते हैं, एक बार इस वीडियो को अवश्य देखें और अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। यदि आप इसको शेयर करते तो आपकी गणित पेडागोजी आराम से हो जाएगी और आप टेट आसानी से पास कर लेंगे। थैंक्स फॉर माय वीडियो। धन्यवाद।